जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे आपके जीवन परिचय, जितने भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी के जीवन परिचय, वो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो, जयशंकर प्रसाद का हो, तुलसीदास का हो, सूरदास का हो, यानी सभी जितने भी जीवन परिचय इस साल आने वाले हैं आपको मैं पूरा बता दूंगा। यानी 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे एक वीडियो से। देखिए इतना करेक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि भाई आपके जीवन बोर्ड एग्जाम में कौन सा जीवन परिचय आने वाला है, लेकिन मैं आपको 6 जीवन परिचय बताऊँगा जिनमें परिचय पूछे जाते हैं, वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि हर साल आता है। देखिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसके कारण हिंदी के प्रति इनके मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में प्रमुख रूप से या सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि रचनाएं लिखनी भी चाहिए बोर्ड एग्जाम में, हैं ये मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे जीवन परिचय की ओर। तो अब हमारा आ गया है दूसरा जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने आपके चैप्टर में लिखा हुआ है मित्रता नामक निबंध, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप पढ़े होंगे तो भाई चैप्टर का नाम भी याद रखना चाहिए कि भाई किस लेखक ने किसको लिखा है। ठीक है, तो अब वो रचना में आ जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मुजफ्फरपुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में बुलाया गया या सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग या हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए या इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में और मृत्यु 1941 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निबंध। सबसे पहले चिंतामणि विचार भी थी, आलोचना है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास इनके प्रमुख निबंध हैं और इन्होंने आपके मित्रता नामक निबंध की रचना की है आपके चैप्टर में। चलिए अगले जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन सभी जीवन परिचय को आपको याद जरूर कर लेना है ताकि आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएं। 3 नंबर आपके गद्य से पूछे जाते हैं और 3 नंबर आपके पद्य से पूछे जाते हैं, यानी 6 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय।
जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई, या लिख सकते हैं कि भाई इनके पिता एक व्यापारी थे, अतः ये अपने पिता के काम में हाथ बटाया करते थे। ठीक है, इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन वहाँ पर नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल या अकाल होगा, है ना। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की अकाल मृत्यु हो गई, क्योंकि यहाँ पर अकारण नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अकारण तो मृत्यु किसी की नहीं होती। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। इसके कारण स्वास्थ्य पर इनके गहरा प्रभाव पड़ा या बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। अब इनके आप याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रचनाएं नहीं लिखी है। इनके प्रमुख नाटक हैं जो कि हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास। इतने हैं। इनमें से महत्वपूर्ण जो है वो हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नाटक हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लें। और इन्होंने आपके चैप्टर में ममता नामक चैप्टर की रचना की है। क्या नाम? ममता। ठीक है, तो इतना आप याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला जीवन परिचय अब आपका आ जाता है महादेवी वर्मा का। ये आपके पद्य में आती हैं, ज़्यादातर गद्य में भी हैं आपके पद्य। ये दोनों रचनाएं करती थी, तो दोनों में आ सकता है, किसी में भी। ठीक है, तो आप इनको याद जरूर कर लें। चलिए देखते हैं सबसे पहले महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत भाषा में MA उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया। इनके पति का नाम रूप नारायण, शायद स्वरूप नारायण था, क्या कुछ ऐसे था, देख लेना भाई, यहाँ पर गलती हो सकती है तो आप सुधार लेना। ठीक है, वर्मा था। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। देखिए, सदस्य नहीं, महिला के लिए सदस्य लगाया जाता है। आगे है, इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अपने अधिकारों के रक्षा के लिए इन्होंने नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को और मृत्यु हो गई 1987 ईस्वी में। यानी महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? फर्रुखाबाद नामक जनपद में। और इनकी मृत्यु हुई 1987 ईस्वी में। पिता का नाम था गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी देवी। इनकी शिक्षा कहाँ तक थी भाई? MA तक थी। ठीक है, तो अब इतना आप जरूर तैयार कर लें, इसके बाद तो अपने से बना सकते हैं। चलिए आगे इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि नीरजा, जो कि ये क्या है? काव्य हैं इनके। ठीक है, ये काव्य हैं और ये संस्मरण और रेखा चित्र हैं इनके। ठीक है, अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। ये यहाँ तक काव्य है, यहाँ से यहाँ तक, और ये अतीत के चलचित्र क्या है भाई आपका यहाँ पर? संस्मरण और रेखा चित्र। तो कभी कभी क्या हमेशा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है आपका कि किसी एक चलचित्र लेखक का नाम बताइए या किसी एक चलचित्र या सॉरी रेखा चित्र लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो आपका महादेवी वर्मा हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, आपके सभी संबंधित होते हैं टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि ना आए। जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पर, आप जीवन परिचय बस नहीं याद कर रहे हैं, साथ में आप रचनाएं भी याद कर रहे हैं, जो कि रचनाएं पूछी भी जाती हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके इसके साथ साथ रचनाएं भी तैयार हो रही हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब चीज़ें मदद करेंगी
आपको ये कभी नहीं कहना कि भाई ये जीवन परिचय मुझे नहीं याद है। रचनाएं तो याद करनी पड़ेंगी और जीवन परिचय याद कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि शुरुआत में यही सब आती हैं और शुरुआत की चीज़ अगर आपको आ जाएगा तो आपके अंदर एक जुनून हो जाएगा, जिसके कारण आपके बोर्ड एग्जाम और अच्छे से जाएंगे। यानी अगर आप शुरुआत की चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है माइंड में, तो क्या होता है कि आप सही से पेपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरुआती चीज़ें जरूर तैयार कर लो। निबंध उबंध तो सेकेंडरी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय की ओर। हमारा अगला जीवन परिचय है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी और बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग आता है। देखिए मैं सभी बता दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा। देखिए इतना करेक्ट तो कोई नहीं बता सकता ना कि यही आएगा, वरना फिर इतना पढ़ते क्यों आप लोग, है ना। तो चलिए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, फिर इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई, अल्मोड़ा में हुई, है ना। और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए और यहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, ठीक है, प्रवेश लिए, किंतु परीक्षा से पूर्व ही या पहले ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य अंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था, अतः इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो लगभग अब हमारे नेचर या प्रकृति से संबंधित हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा है जो कि हमारे प्रकृति से रिलेटेड है, वहीं पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिख दी हैं, ठीक है, वहीं पर इन्होंने अपनी कविता बना दी है। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई। रिवीजन कर लीजिए कि भाई इनका जन्म यानी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1977 ईस्वी में, यानी कितनी आयु तक जिए, 77 वर्ष, ठीक है। इनके पिता का नाम भाई क्या था तो भाई गंगादत्त पंत था, ठीक है। और इनकी माता का देहांत हो गया था 6 घंटे बाद ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब इतना याद कर लीजिए। इन्हें अलंकारित किया गया था, पद्म भूषण अलंकार से अलंकारित किया गया था। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी को हो गई। अब चलिए देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं तो सभी की याद करना है क्योंकि ये तो पूछी ही जाती हैं आपके पहले ही, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपकी रचनाएं भी तैयार हो जाएंगी और रचनाएं में आपका नंबर भी मिल जाएगा, यानी आपका 3 नंबर बस नहीं मिलेगा, आपका इसके साथ रचनाओं के नंबर भी मिलेंगे, यानी 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं काव्य संग्रह। सबसे पहले इनका काव्य संग्रह लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। अब चलिए आगे देखते हैं और अगले जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट रिवीजन। तो हमारा अगला जीवन परिचय है तुलसीदास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो चलिए देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी संवत 1589 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम भोला था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। देखिए भाई यहाँ पर केवल मुझे लगता है पुस्तक में ही लिखा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर करें। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। क्यों किया? देखिए ये एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया या इनको त्याग दिया था, ठीक है, या इनका त्याग दिया या इनके माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से जीवन परिचय बनाया है समझा कर आपको, तो आप नहीं देखें तो आप दूसरी वीडियो मेरी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि भाई इनको त्याग दिया। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। भाई देखने तो कोई गया नहीं।
इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया था। देखिए ये बहुत बड़ी कहानी है कि भाई आधी रात को तूफान का सामना करते हुए, वो कहानी मैंने लिखा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दिया हूँ, अपने से लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे है, ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन कब हुई थी भाई? 1623 ईस्वी में हो गई थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारे लोग बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इनका जन्म कब हुआ? 1589 ईस्वी को, और मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी को। यानी इनका कहना है कि भाई इतनी जल्दी इनकी मृत्यु हो गई, जो कि तुलसीदास तो 100 साल के ऊपर जिए थे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है संवत, ठीक है, ये सम लिखा हूँ, इसका मतलब होता है संवत। यानी जो एक्चुअल मृत्यु एक्चुअल जन्म होती है, मृत्यु होती है, उससे 57 वर्ष आगे तक ही जोड़ा जाता है। यानी अगर आप 1532 में 57 जोड़ देंगे, 1532 प्लस 57 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1589 आ जाएगा, जो कि इनका जन्म है। मतलब इसके और इसके बीच में इनका जन्म हुआ था, कोई निर्धारित नहीं है। देखिए जितने भी पुराने लेखक हैं, लेखक का भी ज़्यादातर, कभी सूरदास को आप ले लीजिए, तुलसीदास को ले लीजिए, ठीक है, कबीरदास को ले लीजिए, उनमें क्या होता था कि भाई इनके जन्म के संबंध में कोई बहुत मतभेद है, कोई एक्चुअल बता ही नहीं सकता है। ऐसे ही है भाई, पहले ना कोई लिख के रखता था, ना कुंडली निकलो, ऐसे कुछ नहीं होता था ना, तो भाई इनके जन्म के संबंध में मतभेद हैं। तो इसलिए आप एक्चुअल नहीं कह सकते कि इनका जन्म 1532 में हुआ था या 1589। आप लिख सकते हैं 1532 ईस्वी और 1589 ईस्वी के बीच में हुआ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको आज क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आप अब दोबारा मत कहना, क्योंकि पिछली वीडियो में जो बनाया था इसको समझा कर, वो ये देखिए फास्ट रिवीजन है आपका। इसके पहले मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ 5-5, 10-10 मिनट की, उसमें मैंने कंप्लीटली समझा कर बताया है जिससे आपको याद हो जाए। तो उसमें मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि वो सभी बातें समझ कर नहीं आते और बोलने लगते हैं कि भाई इनका जन्म इतना इतना हुआ, ठीक है। तो इतना आप मत बोलना। और हाँ, अगर आप गलती हो जाए थोड़ा बहुत, अगर जन्म की मृत्यु की, क्योंकि गूगल में दूसरा दिया रहता है, आप दूसरे वेबसाइट में देखेंगे दूसरा दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि आप अगर दूसरे विद्या क्वेश्चन बैंक में देखेंगे और बुक में देखेंगे, उसमें भी आप अंतर पा जाएंगे इनके जन्म के संबंध में। आप ले लीजिए तुलसीदास, कबीरदास, इनके जन्म के संबंध में, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है। चलिए देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इनकी महत्वपूर्ण रचना आप जानते ही हैं भाई, श्री रामचरितमानस, जो कि हमेशा फेमस है और गाया जाता है ना, मंगल भवन, मंगलहारी, ये सब उन्हीं की जो है पंक्तियाँ हैं। आगे देखिए, गीतावली है, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जीवन परिचय की ओर। तो अब हमारा अगला जीवन परिचय आ जाता है सूरदास का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए। देखिए 1 से 2 बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आपका जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा। और यार अगर आपके 30 मिनट या 35-40 मिनट की वीडियो में 6 नंबर या 7 नंबर 8 नंबर क्लियर हो जाते हैं, तो भाई कौन सी गलत बात है ना। तो आपको पूरा 2 से 3 बार देखिए, या आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाकर आप इसको 2 से 3 बार देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाना तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखते हैं सूरदास का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी, यानी संवत 1535 ईस्वी। इसमें देखिए संवत दिया है, अब इसमें भी आप कंफ्यूज मत रहना भाई। 1478 में 57 जोड़ दो, 1535 आएगा, इसीलिए यहाँ पर संवत में लिख दिया हूँ, ये संवत लिखा होता है, ठीक है। सन 1478 ईस्वी मेन जन्म जो है 1478 और 1535 के बीच में हुआ था। मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि भाई कवियों के जीवन परिचय में कोई ये नहीं है कि बस ये इसी दिन हुआ था। क्या देखने गए थे आप लोग? नहीं ना, दूसरी किताब में दूसरा लिखता है, दूसरी विद्या क्वेश्चन में दूसरा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। इसके बीच में हुआ था, इतना बस देखना। तो चलिए देखते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी, यानी संवत 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित नक्ता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को भी मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन संबंध हो गया भाई, इनका जन्म का कोई मानता है कि भाई रुनकता नामक गांव में हुआ, आप दिल्ली के निकट, किसको मानोगे आप? अगर किसी विद्या क्वेश्चन में दे दिया भाई कि रुनकता में हुआ और किसी में दे दिया दिल्ली के निकट सीही में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं इस दोनों को लिख दिया हूँ, और किसी एक को भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं। एग्जामिनर इतना पागल नहीं होता है कि भाई वो आपके काट देगा, ठीक है। उनको भी पता होता है कि और सही हो जाता है जीवन पर, बस बड़ा सा आपको लिख देना है और रचनाएं कुछ लिख देनी है। चलिए देखते हैं आगे। भाई दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में इनका जन्म माना जाता है, लेकिन एक्चुअल जन्म जो हुआ वो रुनकता नामक गांव में हुआ, ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, ठीक है। एक्चुअल पता ही नहीं है। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था।
अतः ये एक सारस्वत ब्राह्मण थे, इस तरह के से भी लिख सकते हैं आप। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। अब देखो इसमें भी मतभेद है कि भाई जन्मान थे या नहीं, तो भाई कोई भी क्लियर चीज़ नहीं है, ठीक है, बस फैक्ट हैं, उनके अनुसार ये निकाला जाता है। अब देखिए, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहरिक वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि भाई अंधे भी हो सकते हैं, क्योंकि अंधों के पास भी मल्टीपल टैलेंट होता है यार। आप देखोगे इतना टैलेंट होता है, जो कि एक मतलब जिसके पास पैर नहीं है उनके पास ज़्यादा टैलेंट होता है, और जिसके पास सब कुछ है वो कुछ नहीं कर पाता ज़िंदगी में। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग। तो भाई ये तो कहना गलत है, ठीक है, लेकिन हाँ हो सकता है भाई। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहरिक चित्रण या वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त का मतलब है भक्ति भावना में खो गए थे, भक्ति करने लगे थे, बचपन से ही विरक्त हो गए थे, और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। आगे देखिए, इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया, तभी से इनके वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए। देखिए मैं सब अपनी भाषा में लिखा हूँ, वो चाहे तो आप लिख सकते हैं, बस आपके हिंट होनी चाहिए, उसके अनुसार आप जीवन परिचय बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है, उसमें बल्कि ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अब देखिए क्या होगा आगे। वल्लभाचार्य जी ने इनको, अब देखिए वल्लभाचार्य जी के जब ये शिष्य बन गए या वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए, तब क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया था। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गाँव में हुई थी। तो इतना आपका जीवन परिचय हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं आपकी साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है, 3 रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये मुझे याद है बहुत दिन से, क्योंकि रचना याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ये श्री कृष्ण की बाल लीला का गान किया करते थे, इसीलिए बोला जाता है कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आप वीडियो को आखिरी तक और देखते रहिए, ठीक है, और ये सभी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले 100%। इसके बाद हमारा जीवन परिचय आ जाता है रामधारी सिंह दिनकर का। ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये काव्य में ज़्यादा आता है, तो इनके काव्य भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो और रचनाएँ तो ज़्यादा पूछी जाती हैं। जितने भी चैप्टर में आपके रचनाएँ हैं, जितने भी आपके कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएँ आपको जरूर याद करना है, और खासकर कवि के यानी आपके पद्य के, ठीक है, उनमें ज़्यादातर रचनाएँ पूछी जाती हैं, और गद्य में भी और अथवा में होता है, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी आपको आ जाएंगे आराम से अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे। बहुविकल्पी टाइप होता है एक प्रकार से, उसमें आपको सभी चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं बता भी दूंगा आपको कैसे लिखना है। तो ये फास्ट रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरे जीवन परिचय क्लियर, और स्क्रीनशॉट कर आप लिख भी सकते हैं इसी तरीके से। चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। जब इनकी अल्पायु थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, अतः नौकरी में लग गए। क्या करें भाई, पारिवारिक कारण थे जिसके कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, प्राइवेट कारण थे, और ये नौकरी में लग गए। भाई पैसों की कमी ही तो हो सकती है। आगे देखिए, कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया, यानी ये प्रधानाचार्य एक स्कूल में बन गए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं स्कूलों का नाम नहीं लिखो, क्या मतलब है ना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए तो आप ये मत कहना कि भाई नंबर कट सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेंगे अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख देते हैं, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। तो अब आगे देखिए पढ़ते हैं। कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया, ठीक है। कुछ दिनों बाद ये बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कह सकते हैं, ठीक है, या उप कुलपति भी रहे। अब देखिए इसके बाद भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाई किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं।
इनके उर्वशी नामक काव्य रचना पर इन्हें 1,00,000 रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है, या सम्मानित किया गया। अब देखिए डिलीट की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया, इस तरह या प्राप्त की बात एक ही है ना। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आपको डेट केवल जन्म और मृत्यु की याद करना, ये नहीं याद करना कि इस सन को ये स्कूल गए, इस सन को इनका ये हुआ, इस सन को ये कुछ नहीं याद करना, ठीक है आपको। इसीलिए मैं नहीं लिखा हूँ। आप देखते हो कि विद्या क्वेश्चन बैंक या जो अवतार है उसमें दिया होता है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं लिखा हूँ कि भाई उसमें डेट याद भी नहीं रहता और आपको रटने की ज़रूरत पड़ने लगती, इसलिए। और ये इस तरीके से याद करेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1974 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब देखिए फास्ट रिवीजन करिए कि भाई इनका जन्म यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम रवि सिंह था तथा माता का नाम मनरूप देवी था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था भाई इनका जन्म? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के। ज़्यादातर जो कवि हैं वो बिहार के ही हैं। अगर आपको जिला ना मालूम हो या गांव ना मालूम हो तो आप ये लिख सकते हैं भाई, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही ले लो, है ना, तो भाई बिहार राज्य में लिख सकते हैं कि भाई इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था, ठीक है। तो ना मालूम हो तो लिख सकते हैं, वो आपके नंबर एक भी अभी फिर भी नहीं कटेंगे अगर आप इतनी रचना लिख देते हैं। एक रचना लिखने के लिए आता है, आप 10 रचनाएँ लिख के आ जाएंगे तो वैसे भी एग्जामिनर सोचे कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, मैं इसका नंबर क्यों काटूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेणुका हुंकार, ये क्या है भाई? इनकी कविता एक प्रकार से कह सकते हैं या काव्य है, ठीक है। रेणुका हुंकार, हुंकार तो बहुत अच्छा काव्य है, मतलब हुंकार मतलब एक प्रकार से मोटिवेट करने वाला काव्य है। अब देखिए काव्य संग्रह है कुरुक्षेत्र यानी महाकाव्य है। रश्मिरथी उर्वशी ये भी आपका काव्य है, ठीक है। महाकाव्य क्या है भाई? कुरुक्षेत्र। पूछ सकता है कि भाई रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है तो कौन सा? कुरुक्षेत्र। या रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कौन सी रचना है? तो भाई इनमें से कोई भी पूछ सकता है। संस्कृति के 4 अध्याय ये क्या है भाई? ठीक है, पूरा आप ये पूरा क्लियर कर लो। अब देखिए अब जो भी टॉपिक छूट जाता है वो अपने से भी पढ़ाई कर सकते हो। जिम्मेदारी सब आपकी और बनती है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपको कुछ चीज़ें बताना। स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? भाई आपको सभी चीज़ें सीखना, ठीक है। तो देखिए मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो आप इनको जरूर तैयार कर लें। उसके बाद दूसरी भी चीज़ें तैयार कर लें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप दूसरी चीज़ें मत तैयार करें, ठीक है, बिल्कुल तैयार करें, क्योंकि ये कभी अगर मान लीजिए ना आए तो दूसरी भी चीज़ें तो आ सकती है ना भाई। जीवन परिचय दूसरे का भी तो आ सकता है, इसलिए मैं 4 जीवन परिचय बताया हूँ, ठीक है। तो इनमें से सभी जीवन परिचय लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, यानी 6 नंबर आपका आज से क्लियर हो जाता है इस 25 या 27 मिनट की वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपको सभी रचनाएं बता दूंगा। देखिए छोटी छोटी पार्ट में वीडियो आएंगी और ये मैं बना भी चुका हूं इनकी वीडियो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इनकी सभी की वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैं फास्ट रिवीजन के लिए एक साथ सभी को मतलब कर दिया हूँ, ठीक है, दोबारा से जल्दी। तो आप और रचनाएं भी इसी तरीके से मैं बनाने वाला हूँ, पार्ट वाइज आएंगी। और दूसरी बात एक ऐसी वीडियो भी आएगी जो 1 घंटे आधे घंटे की हो सकती है, उसमें सभी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है उनको शामिल किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल घंटी दबाओ, और अपने दोस्तों के पास तो शेयर ही कर दो ताकि उनके भी नंबर बढ़ जाए। भाई अपने दोस्त के नंबर भी बढ़वा दो, ठीक है, क्योंकि यार आप ही अकेले पढ़ लोगे, कभी अपने दोस्त से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए भाई। बात ये एक है कि भाई आपके दोस्त है, नंबर उसके भी आए बराबर आए, कोई दिक्कत नहीं, उसके ज़्यादा आए कम आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार कम आ गए तो भी दुख होता है, ज़्यादा आ गए तो भी दुख होता है, वो मैं बात मानता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।